नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक विद हर्षित की विशेष श्रृंखला संवाद में, जिसका एक साथ कोलैबोरेशन हमने किया है विचार मंथन के साथ में। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित तिवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे को होस्ट आयुष जैन। जय हिंद दोस्तों। जी, तो आयुष जी मैं आपको अब टेक ओवर करूंगा। किसी भी क्षेत्र विशेष में वहां का राजनीतिक पद उस समाज से एवं जन सामान्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नगर परिषद जतहरी के अध्यक्ष श्री उमंग गुप्ता जी। जतहरी नगर पालिका क्षेत्र में इनका नाम सुनते ही कुछ युवा वर्ग और इनके समर्थक इनकी तारीफ करते रहते हैं। आइए आज इनसे जानते हैं इनकी राजनीतिक विचारधारा एवं राजनीतिक अनुभव के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि एक युवा नेता, जैसे कहा हमने कि युवा अध्यक्ष कहा हमने, अमूमन हम आज के टाइम देखते हैं जितने भी युवा हैं एक तरीके से कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गए, नीट जेईई या फिर सरकारी परीक्षा, इनमें संलग्न हो जाते हैं, इनमें जाते हैं, बोलते हैं कि हम ऑफिसर बनेंगे। परंतु आपने चुना नेता की फील्ड कि मैं समाज हेतु कार्य करूंगा। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि मैं इस फील्ड में आऊं? जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा जी, कि आजकल का जो युवा है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है या प्राइवेट जॉब्स के लिए जाता है, करियर के लिए जाता है। मेरे करियर की शुरुआत भी प्राइवेट जॉब से हुई थी। मैंने भी दिल्ली से अपना एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने तहलका मैगजीन थी, उसमें 1 वर्ष नौकरी की। मार्केटिंग और एड सेल्स में मेरा वर्क था। उसके बाद जैसा हमारा फैमिली बिजनेस है यहाँ पर, तो उस समय परिवार को रिक्वायरमेंट थी मेरी बिजनेस में आने की, और शुरू से मैंने कॉमर्स की फील्ड सिलेक्ट की थी। फिर मैंने बीबीए किया, एमबीए किया। थॉट प्रोसेस यही था कि अगर जॉब अच्छी मिलती है, करियर बनाना, तो जॉब तो मिल जाएगी, नहीं तो जो ये पढ़ाई में 5-7 साल की कॉमर्स की बीबीए एमबीए करूंगा, ये मेरे बिजनेस फील्ड में भी काम करेगी एज कंपेयर टू अगर मैं बायो लेता या मैथमेटिक्स लेता। फिर मैं अपने बिजनेस में आया और अभी भी मैं उससे व्यापार को संभाल रहा हूं। उसके अलावा अन्य जो हमारे फैमिली बिजनेस हैं जो पहले से चल रहे थे, और उसमें एक एडअप मैंने और भी किया था बीच में। तो ये 2-3 व्यापार को मैं अभी भी देख रहा हूं। मतलब राजनीति के साथ साथ भी मैं उन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बात और कही कि आपने एमबीए किया दिल्ली से, जी तो मैं दिल्ली में जॉब जॉब वगैरह की आपने, जी वहाँ पे अनुभव है आपका उसका। जी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जतहरी के जो कार्य हो रहे हैं वहाँ का अनुभव बहुत फायदेमंद रहा एक तरीके से। देखिए वहां का अनुभव भी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जीवन में हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं, जो भी चीज देखते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर होते रहते हैं। और कभी ना कभी जब उसकी जरूरत होती है तो वो थॉट प्रोसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर सो मेरे पिताजी पुराने राजनीतिज्ञ हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो वो नगर पालिका जतहरी के अध्यक्ष रह चुके थे। अच्छा, मतलब मेरा जन्म 1988 में हुआ है, तो वो उससे पहले उनका 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था अध्यक्ष पद का। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही अपने पिताजी की वर्किंग को मैंने देखा। उनसे मिलने कई कार्यकर्ता राजनेता आते थे, उनकी वर्किंग देखी, उनकी लेखनी देखी, पढ़ी। उससे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। जिस तरह से अगर आप एक डॉक्टर के परिवार में जन्म लेते हैं तो कुछ मेडिसिन फील्ड से आपको जानकारी लगती है, उस तरह से एक राजनीतिक परिवार मेरा जन्म हुआ, तो उससे भी एक राजनीतिक शिक्षा दीक्षा का लाभ मुझे मिला। बेसिक इंफॉर्मेशन का। हाँ, मतलब शुरू की डेवलपमेंट के स्टेज पे ही मुझे घर से ही ये लाभ मिला। ये एक्सपीरियंस एड अप होता गया। भैया जैसे आप पहली बार राजनीति में आने के साथ ही पार्षद बने, उसके बाद अध्यक्ष पद के लिए जब आपका नाम नॉमिनेट किया गया, तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, पार्षद का चुनाव जब हमारा कंप्लीट हुआ और जो अध्यक्ष पद का चुनाव था, इस बीच में लगभग 15 दिनों का गैप था। तो ये 15 दिन तो काफी मतलब टेंस थे, क्योंकि हर व्यक्ति को रहता है कि अगर मैं अध्यक्ष पद के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं तो पहली बात तो पार्टी से टिकट मिले, पार्टी का समर्थन मिले, पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद मिले। और जब वो आशीर्वाद मुझे मिला तो एक कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ, पार्टी का आशीर्वाद मिल गया है तो पार्टी के पार्षद हमारे साथ रहेंगे। हमने कुछ निर्दलीय पार्षदों को भी, जो हमारी विचारधारा सहमत थे, उन्हें भी पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका समर्थन मुझे मिला, और उसी की बदौलत भगवान के आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष पद तक पहुंचा। जैसे आपने पार्टी के नेतृत्व सहयोग की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। जी। आपके पूज्य दादाजी भी नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, आपके पिताजी अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पद आपको राजनीतिक बैकग्राउंड देखते हुए ही मिला है? क्योंकि काफी लोगों के का ये विचार रहा जब आप स्टार्टिंग में अध्यक्ष बने। जी हाँ जी। देखिए, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा कि इसका लाभ नहीं मिलता है,
लाभ इस पक्ष में मिला कि राजनीति में मेरी रुचि थी। मेरे दादाजी इस फील्ड में थे, मेरे पिताजी इस फील्ड में थे, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया, तो इस फील्ड में मेरी रुचि थी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने की रुचि थी। पार्टी चूंकि अब यूथ की तरफ बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी, पार्टी को यह महसूस हुआ कि एक युवा चेहरे को फील्ड करना चाहिए पार्षदी में और लेटर ऑन अध्यक्ष पद पर बैठाया जा सकता है। पार्टी ने टिकट मुझे दी। पार्टी की ये सोच थी कि एक युवा को मौका देना चाहिए। उसके बाद मैं जनता तक गया और जन आशीर्वाद मुझे मिला। टिकट तो पार्टी ने दे दिया, लेकिन वोट तो मेरे पार्षद मतलब मेरे वार्ड के वोटरों ने ही मुझे किया। तो कहीं ना कहीं मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मेरे आगे क्या कार्य योजनाएं रहेंगी और उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। इसी बदौलत उस वार्ड से आज तक इतिहास में मैं सबसे ज्यादा अधिक मार्जिन से चुनाव जीता। मतलब मेरे पूज्य दादाजी भी इतने मार्जिन से चुनाव नहीं जीते थे जिस मार्जिन से मुझे जनता ने सराहा। तो कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद था वो मुझे मिला, परिवार का समर्थन और जनता का आशीर्वाद दोनों इसमें था। भैया, जैसे एक बात आती है कि आपके पिताजी और दादाजी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, तो क्या इस चीज का कभी दबाव महसूस हुआ कि आपको उनसे अच्छा कार्य करना है? देखिए, बचपन से ही जब मैं जतेहरी में घूमता था, बाल्यावस्था में भी किशोरावस्था में भी, कई जगह जो शिलालेख मेरे पिताजी के द्वारा किए हुए कार्य के थे वो शिलालेख में देखता था, तो अंदर से मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी कि कल को अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी कुछ ऐसे विकास कार्य करूं कि कल को मेरे भी शिलालेख लगे हों और आगे आने वाली पीढ़ी मेरा नाम ले। तो इससे मैं दबाव तो नहीं करूंगा, लेकिन एक मोटिवेशन थी अंदर, एक इनर मोटिवेशन थी काम करने की। और आम जनमानस में भी ये है कि हाँ, अगर इनके पिताजी ने अच्छा काम किया है तो हो सकता है कि पिताजी की गाइडेंस में पुत्र भी एक अच्छा काम करेगा। और वही मेरा प्रयास है कि नगर की जनता को एक सेवक ऐसा मिले जो प्रॉपर सेवा करे। तो यही मेरा प्रयास है, इसी काम में मैं आगे काम कर रहा हूं। राजनीतिक क्षेत्र में आपका कोई इंस्पिरेशन? राजनीतिक क्षेत्र में मेरी इंस्पिरेशन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। जब मेरी आयु लगभग 10 वर्ष की थी तो 1998 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अटल जी की सरकार के खिलाफ आया था, उस समय नया नया दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होना स्टार्ट हुआ था, लोकसभा की जो भी गतिविधियां रहती थी। तो पिताजी पूरी गतिविधियां देखते थे। तब मैं क्लास 3 या क्लास 4 में पढ़ता था। तो स्कूल से आने के बाद मैं भी एक्टिविटीज 2-3 दिन की जो भी बहसें हुई थी वो देखता था। तो तभी से मुझे प्रेरणा मिल गई थी। और अटल जी का एक व्यक्तित्व था कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। हाँ, अपना सर्वस्व दे दिया था उन्होंने देश के लिए। हाँ, उन्होंने मतलब ही वॉज लाइक अ ट्रू स्टेट्समैन। तो वही मेरी प्रेरणा स्रोत है, अटल जी ही मेरी प्रेरणा स्रोत है। और एक बात अपन की आती है कि अपन ने इनको तो दे दिया कि क्या चीजें हैं, जी। परंतु अब जगह जगह प्रवेश करते हैं अपन, और प्रवेश करने के बाद जब अपन बात करते हैं युवाओं की, जनमत की बात की आपने, युवाओं की बात की आपने, तो यहाँ पे युवाओं का सबसे बड़ा जो आकर्षण रहा और सबसे प्रेरणा स्रोत रहा वो रही लाइब्रेरी, एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना आपने कराई और जी जिसका हाँ। विजन आपने देखा, जो कि कहा जाए कि पूरे शहडोल संभाग में एक अद्वितीय पहल थी। तो इसकी कैसे मिली प्रेरणा आपको कि मुझे ये लाइब्रेरी करनी चाहिए, जरूरत है इस चीज की, और फीस भी काफी नॉमिनल इसकी? देखिए, जब मैं जतेहरी भी बाल्यावस्था में था तो यहाँ पर शिक्षा काफी अभाव था। इस वजह से मुझे भी जतेहरी से बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मनिंदगढ़ मेरी नानी की ननिहाल में हुई, फिर शहडोल में मेरी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, फिर हायर स्टडीज के लिए मैं बाहर गया, पुणे गया, दिल्ली गया। मुझे कहीं ना कहीं ये बात मेरे एक जहन में थी कि अगर मेरे नगर में ये सुविधा उपलब्ध होती तो मैं अपने नगर को, अपने परिवार को छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ता। दूसरा, जब मैं अपनी मतलब राजनीतिक क्षेत्र पर, जब मैं सिविल लाइफ में था तो मैं हमेशा मन में सोचता था कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहला कार्य यही करूंगा कि जो दिल्ली मुंबई की पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं वो जतेहरी नगर में, आसपास के क्षेत्र में उस स्तर की सुविधा यहां देनी है जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाने के लिए। भगवान की दया से मेरे परिवार इतना सक्षम था, मेरे पेरेंट्स सक्षम थे कि मुझे उन्होंने वो शिक्षा प्रदान करी बाहर ले आकर। लेकिन आम जनता उतनी सक्षम नहीं। तो अगर उन्हें वो स्तर देना है एजुकेशन का तो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी एक माध्यम बन सकता है उनकी सफलता की ओर। और यही मेरा प्रयास। इसलिए इस संस्थान को एकदम प्राइवेट रूप में मैं चलाता हूं। इसका सरकारीकरण भी नहीं हुआ है भले ही ये नगर परिषद की लाइब्रेरी,
लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, आप भी आएंगे, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप किसी निजी संस्थान में एंटर किए। जी। जैसे यहाँ की एंट्री व्यवस्था है, हमने यहाँ बायोमेट्रिक्स लगवाई है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इस पूरे परिसर में नहीं आ सकता। इवन जो किताबों का चयन हुआ था, हमने दिल्ली की बुक्स मंगवाई है, दृष्टि वगैरह। दृष्टि एकेडमी की बुक्स मंगवाई हैं, जो कि आईएएस वगैरह में जी। नंबर 1 है इंडिया में। हमने एमपीपीएससी की मेंस की तैयारी के लिए हिंदी माफ कीजिएगा, नहीं कोई। हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताबें मंगाई हैं। जी। कुछ मेरे मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका मैंने सहयोग लिया और पूरे जो बुक्स का संकलन है ये मैंने खुद तैयार किया। इसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क के एग्जाम्स हो गए, एसबीआई के एग्जाम्स हो गए, अग्निवीर हो गए, सीआरपीएफ के हो गए, इन सभी की किताबें भी हैं, इन सभी के जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हैं, अनसॉर्ट पेपर्स भी हैं। मतलब बच्चों को यहाँ पर ऐसी सुविधा ना हो कि हम जतेहरी में लाइब्रेरी तो खुल गई लेकिन संसाधन नहीं है। जी। हमने ईंट और पत्थर के मकान तो बना दिया लेकिन संसाधन नहीं है। तो बुक्स के साथ हमने जो कोचिंग व्यवस्था यहाँ पर दी है, देखिए लाइब्रेरी की फीस मात्र 150 रुपए है। 150 रुपए फीस इसलिए रखी गई कि जो पढ़ने का इच्छुक व्यक्ति हो सिर्फ वही यहां पर आए, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो कि पढ़ने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए मात्र 150 रुपए फीस रखी गई जो सभी के लिए अफोर्डेबल है। सेकेंडली जो हमने कोचिंग क्लासेस में साथ में एड ऑन की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी छात्र छात्रा लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, एनरोल्ड हैं, उन्हें फ्री कोचिंग मिलती है। कोचिंग भी हम जीएस की कोचिंग अलग कराते हैं, मैथमेटिक्स कोचिंग में अलग कराते हैं, उसके 2 अलग अलग क्लासेस बन रखी हैं। और मतलब कोचिंग का माध्यम में ऐसा कि काफी वृहद पूरी एमपीपीएससी की तैयारी कराते हैं। 1.5 साल का पूरा कोर्स चलता है, इस तरह हम तैयारी कराते हैं। अच्छा, और जो आपने स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे ऐड की हुई हैं जी। पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, वहाँ पे जो शिक्षक आप लेके आते हैं उनके विषय में आपको बताएंगे क्या कि कैसे क्वालिफाई होते हैं, वेल क्वालिफाई होते हैं या एक्सपीरियंस? देखिए, एक जो शिक्षक जो शुरू में हमारे साथ जुड़े थे वो ऑलरेडी अपनी एक एकेडमी चलाते थे। अच्छा। हाँ, कोचिंग एकेडमी चलाते थे, पहले जयतहरी अनूपपुर में चलाते थे, फिर कुछ संसाधनों की वजह से उन्होंने अपनी एकेडमी को शट डाउन किया। उनको हमने ऑन बोर्ड लिया अपने साथ, क्योंकि एक ऐसा ट्यूटर हमें चाहिए जो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, लोकल लोगों को समझता हो और बाहर की एक शिक्षा दे सके। तो एक वो है, एक मैथमेटिक्स के टीचर हमने हायर किया। ये 2 लोग मिलकर ही बच्चों को यहाँ ट्रेन करते हैं। ये शिक्षा की बात हो रही है, तो मैं एजुकेशन की नींव जिसे कहा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? काफी अच्छा आपने प्रश्न उठाया, क्योंकि देखिए अभी लाइब्रेरी तो जो है हायर स्टडीज के लिए। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो शिक्षक शुरुआत आंगनवाड़ी केंद्रों से होती है। जब मेरा निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के शुरू के 3 महीनों में ही मैं अपने नगर के जो 5 आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई, बेसिक कमियां थी, उसे दूर करने के लिए जो आंगनवाड़ी के संचालक थे उनसे बात की, कलेक्टर साहब से बात की और कई कमियां उसमें दूर हुई। उसके बाद हमने स्कूलों को विजिट किया, गवर्नमेंट स्कूल्स का विजिट किया। स्कूलों को विजिट करने पे हमने पाया कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिक्सचर्स हैं, टेबल्स हैं, बेंचेस हैं, उनका अभाव था, काफी पुराने थे, जर्जर स्थिति में थे। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से बात की, मोजावेयर से हमने बात की और मोजावेयर के सीएसआर मद के द्वारा ही लास्ट ईयर काफी सरकारी स्कूलों में नए बेंच डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके साथ ही मैंने एक चीज महसूस की कि हमारे यहाँ कंप्यूटर शिक्षा जो है उसका बहुत अभाव है। मेजर जो जतेहरी में स्कूल्स है वहां कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी जाती। अगर कहीं पे कंप्यूटर शिक्षा दी भी जाती तो नाम मात्र के लिए। कंप्यूटर्स हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वहां ट्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, और बच्चों को कुछ सिखाया नहीं जा रहा। लाइब्रेरी की जब मैंने शुरुआत की, मैंने ये माना कि आजकल जो एग्जाम्स होते हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। हम यहाँ स्टूडेंट को ट्रेन कर दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, स्टूडेंट से सवाल के उत्तर तो आते हैं, लेकिन जब वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानेगा तो आंसर फीड किसमें करेगा। इसी के तहत और इसी समस्या से निदान दिलाने के लिए नगर परिषद के द्वारा एक इनिशिएटिव हमने लिया
और 5th ऑफ सितंबर जो शिक्षक दिवस है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, तो लास्ट ईयर हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस ये हमने शुरुआत की। इसमें हम बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, 3 महीने का कोर्स होता है और इसमें MS ऑफिस, MS एक्सेल, बिल्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, टाइपिंग, आपको बेसिक थियरी प्लस प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। इसकी फीस मात्र 99 प्रति महीने, जो कि काफी नॉमिनल है। 3 महीने कोर्स है तो महज 300 रुपए में आपका कोर्स हो गया। इसकी फीस 3000 रुपए जो चार्ज करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो जतहरी पढ़ा रहे हैं, वो हम सिर्फ 300 रुपए पढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, बच्चे भी काफी सीमित हमने इसमें रखे हैं। एक बैच में सिर्फ 14 बच्चे रहते हैं। 7 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनमें 14 बच्चे एक कंप्यूटर सिस्टम पे 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो थियरी प्लस प्रैक्टिकल होता है और अभी लगभग 80 बच्चे वहां से पास आउट कर चुके हैं। हम 3 महीने का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट भी वितरित हो चुके हैं। अच्छा, आपने इस पूरा जिक्र किया, इस पूरी वार्ता का शिक्षा को लेकर के जी। कि चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो कंप्यूटर को लेके, अभी अपन थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें लाइब्रेरी को लेकर, जी परंतु अब जब हम जतहरी के बाहर आते हैं और जतहरी के मेन गेट जैसे प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला दृश्य आता है गौरव पथ का। मतलब एक ऐसा दृश्य जहाँ पे आने वाले व्यक्ति को लगेगा कि अरे ये नगर है, अनूपपुर जिला है और मध्य प्रदेश का छोटा इलाका है। मतलब एक तरीके से शोभा बढ़ाने वाला दृश्य जो आंखों को जो है केंद्रित कर ले अपनी ओर, आंखों में जो है। अब मतलब वहां पे जिस चीजों की लगाई गई है, तस्वीरें लगाई गई हैं, जो महापुरुष हैं, चाहे वो नेता हैं या अभिनेता हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इसका एक आइडिया, क्योंकि बहुत यूनिक प्रकार का आइडिया है। अमूमन बड़ी सिटीज में, जब हम भोपाल की बात करें, भोपाल है, इंदौर है, यहाँ पे इस चीजों को लगाया जाता है। तो इसका आइडिया कहाँ पिछली आपको ये? देखिए, मैं बीच में 2 साल पहले इंदौर गया हुआ था। अच्छा। तो इंदौर में मैंने, जैसा हमारा ये बोर्ड लगा हुआ है, जी। तो ऐसा बोर्ड तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता मैंने एक बोर्ड देखा था। उसमें सिर्फ पेड़ पौधों की चित्रकारियां थी। जी। उन बोर्ड पे पेड़ पौधों की चित्रकारियां थी। अगर आप लोग इंदौर गए होंगे तो कई जगह नगर निगम ऐसा लगा कर रखती है, बड़े शहर महानगरों में ऐसा लगा होता है। मेरे मन में, जैसा आपने बताया कि हमारे जतई नगर का जो प्रवेश द्वार है राठौर चौक से जब हम एंट्री करते हैं, तो शुरू से था कि उस पूरे एरिया को हमें सुधारना है, क्योंकि अगर हमारे घर का द्वार ही सुंदर नहीं रहेगा तो कोई हमारे घर में क्यों आएगा। दूसरा, वहां पर ठेले वाले लोग कुछ ऐसा व्यापार करते थे, कुछ अनाधिकृत चीजों का भी व्यापार करते थे, जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं। रात को दिन ढलने के बाद 8 बजे के बाद महिलाएं वहां से गुजरना उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन चूंकि काफी छोटा तबका, छोटा वर्ग वहां काम कर रहा था, तो एक विचार उनके लिए भी था कि भाई उनकी भी रोजी रोटी रहनी चाहिए और नगर का प्रवेश द्वार हमें सुधारना है। तो फिर हमने, हमारे सहयोगियों ने ये निर्णय लिया कि उनका हम विस्थापन करेंगे। तो बस स्टैंड के अंदर ही हमने एक नॉनवेज चौपाटी बनाई, जो कि शहडोल संभाग में कहीं भी नहीं। जी। तो हमने एक नॉनवेज चौपाटी का निर्माण किया, फिर उनको वहां से विस्थापित किया, प्रॉपर उनको स्थान दिया उनके काम के अनुसार। और फिर जब वो जगह खाली हो गई, उसके बाद वहां पर हमने गौरव पथ का निर्माण किया। अब बात आती है कि गौरव पथ की प्रेरणा कैसे मिली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं इंदौर गया तो मैंने वो बोर्ड्स देखे थे, तो पहले तो मन में ये था कि हम ऐसे बोर्ड्स लगाएंगे और कुछ चित्रकारियां रहेंगी, कुछ आर्टिफैक्ट्स रहेंगे और बाकी जो साज सज्जा रहेगी वो रहेगी। फिर मैं एक दिन अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगर हम इसका नाम गौरव पथ दे रहे हैं तो सिर्फ नाम दे देने से तो गौरव पथ हो नहीं गया, ये जरूर कोई ना कोई गौरव गाथा इससे जुड़ी होनी चाहिए। फिर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इसमें महापुरुषों की आकृति इसमें बनाएं और उनके बारे में एक वन लाइनर लिखें कि वो किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे उदाहरण के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई, तो एक स्वतंत्रता सेनानी, जी। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, इस तरह के एक वन लाइनर्स हो। फिर ये हुआ कि एक लिमिटेड सेट ऑफ बोर्ड्स लगने हैं, तो 30 लोगों के उसमें नाम आ सकते हैं जी। 30 लोगों का चित्रण हो सकता है। तो हमने फिर उसमें ये छाटा कि इसे सेग्रीगेट कैसे करेंगे।
कि किस फील्ड के लोगों को लिया जाए, किस फील्ड के लोगों को नहीं लिया जाए, क्योंकि मुझे इसे पूरी तरह से गैर राजनीतिक रखना था। जी किसी भी पार्टी, किसी धर्म, किसी समुदाय को संबोधित किए बिना संपूर्ण समग्र गौरव पद भारत का बनाना था। सभी फील्ड से हमें एक एक चेहरे को लेना है जिन्होंने सोच बदली है और बहुत लोगों को प्रेरित किया उस फील्ड में जाने के लिए। इसी तरह फिर गौरव पथ का निर्माण हुआ, फिर धीरे एक एक करके सारे महापुरुषों के नाम का चयन हुआ। उसके बाद वो किस लिए प्रसिद्ध है उनके लिए वन लाइनर्स हमने लिखे, सोचे। तो शुरुआत हमने की थी रानी लक्ष्मीबाई से, उसके बाद आखिरी में मोदी जी पर हमने, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन पर आकर हमने एंड किया। इसमें जितने फेजेस में भारत का डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे जब भारत आजाद हुआ तो जो पहली मंत्री परिषद थी पंडित नेहरू की, जी सरदार पटेल की, तो हमने इनके क्लब करके साथ में तस्वीर लगाई। इसके पीछे सोच ये थी कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हमारे महापुरुषों को किताबों में तो जान रही है, लेकिन बाद में उनको ध्यान नहीं रहता कौन किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है, राष्ट्र निर्माण में किसका क्या योगदान हुआ है, उनका उसके बारे में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है। तो जब युवा बच्चे, नवयुवक वहां गौरव पथ में टहलेंगे, बैठेंगे, उन विभूतियों को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा होगी कि हम इनके बारे में और जाने और पढ़े कि इन्होंने क्या किया। जैसे विक्रम साराभाई जी स्पेस साइंटिस्ट थे, स्पेस यूनिट के हमारे जनक माने जाते हैं, इसरो के लिए। हाँ, उनको हमने वहां सुशोभित किया। मुझे कई सारे लोग जतेहरी में मिले जब हम वहां टहलते, कि भाई साहब विक्रम साराभाई जी के बारे में तो ज्यादा हमने सुना नहीं है, जो डॉक्टर होमी भाभा के बारे में हमने ज्यादा सुना नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से नहीं थे, ज्यादा किताबों में भी इनके बारे में नहीं बताया गया, ना कभी इनके बारे में कोई मूवीज बनी, मतलब ज्यादा जन चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल। तो इनको भी सुशोभित करना जरूरी था, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और योगदान अमिट योगदान है। तो युवा पीढ़ी इस बारे में जाने, पढ़े, फिर लाइब्रेरी में आए, उनके बारे में बायोग्राफीज पढ़े। तो काफी मतलब सारी चीजें कनेक्ट करके चला आपने। हाँ, मतलब ये है कि युवा पीढ़ी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े। जी 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 ये था। दूसरा, इससे नगर भी सुंदर हुआ। जी जी एक नगर को एंट्रेंस बहुत अच्छा मिल गया। तो जो भी व्यक्ति हमारे नगर में एंट्री करेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंट्री करेगा। जी। अच्छा, एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात की आपने और सारी जितनी वार्ता की। जी। मैं एक बात में आऊंगा, उसके पहले मैं इसमें से ही मेरा प्रश्न आ रहा है आपकी हाँ। बातों से, कि चौपाटी का जिक्र किया आपने वहां पे। तो चौपाटी को आपने दो भाग में किया, एक भाग जो शाकाहार रहेगा, एक को जो मांसाहार रहेगा, जिससे तकलीफ ना हो किसी को। तो जो मांसाहार वाली लाइफ वो बनी हुई है चौपाटी, वहां तो दुकानें हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन जो दूसरा भाग है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। उसका कारण क्या समझते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं लोग वहां पे? देखिए, जब शुरू में मैंने अध्यक्षीय कार्यभार संभाला तो कई लोगों की ये सोच थी कि शहडोल और बड़े महानगरों की तरह जैतहरी में भी एक चौपाटी होनी चाहिए। जी। इसी सोच के साथ में चौपाटी का निर्माण किया। हमें जगह, चूंकि वहां उपयुक्त हमें जगह चौपाटी के लिए मिली, जहां एक पार्किंग स्पेस भी है, नगर के बाहर के लोग भी आ सकते हैं, जो हाईवे से क्रॉस कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं, और नगर के लोग भी पहुंच सकते हैं। एक सेंटर पॉइंट है, पार्किंग स्पेस है, सेंटर पॉइंट है और उपयुक्त जगह है, इसलिए हमने वहां चौपाटी का निर्माण किया। लेकिन निर्माण करने के बाद शुरू में कुछ समय तो हमने सख्ती की, वेंडर्स को वहां पर बोला कि आप लगाइए। कुछ वेंडर्स ने सहयोग भी किया, चौपाटी में लगाया, लेकिन बाद में उनका ये कहना था कि जब वो रोड पे ठेले लगाते हैं तो उनका व्यापार ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू अंदर चौपाटी में लगाने की। कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही है, उनकी रोज की रोजी रोटी है। एक अध्यक्ष होने के नाते मेरी जो सोच थी कि मैंने एक चौपाटी का निर्माण किया, मैंने एक अच्छी उपयुक्त जगह बना दी। आज भले ही उस चौपाटी को उतना उपयोग तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा कि आगे आने वाले समय में जब हमारे यहाँ मोजेवेयर का भी प्लांट का एक्सटेंशन होगा और कुछ यहाँ पर आबादी और बिजनेस बढ़ेगा, तो जरूर उस चौपाटी का उपयोग होगा। अच्छा जी, ये तो खैर अच्छा पॉइंट था आपका इसको लेकर। भैया, जैसे निर्माण कार्यों की बात हो रही है, तो आपकी सौंदर्यीकरण के पीछे जो आपकी सोच है उसकी तारीफ तो बहुत होती है, पर आलोचक को क्या एक क्वेश्चन रहता है कि इसमें कमीशन खोरी हाँ, कई बार पेपर में भी उनके द्वारा निकलवाया गया और जनरली सोशल मीडिया पे ये सब देखने के लिए मिलता है। इसको आप किस प्रकार से लेते हैं? देखिए,
जब भी आप काम करते हैं तो आपके आलोचक तो होंगे ही। बिल्कुल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो काम नहीं कर रहा हो तो उससे कोई आलोचक नहीं। हर व्यक्ति चाहता कि आप गद्दी में बैठे 5 साल आराम करें और चले जाए। कोई व्यक्ति अगर काम करता तो उसके आलोचक मिलेंगे ही मिलेंगे। जब प्रभु श्री राम के आलोचक थे तो मैं तो तुच्छ उनका भक्त हूँ, हाँ, जी, जी, जी। तो मेरे आलोचक तो स्वाभाविक सी बात है। और ये इसे पॉजिटिव वे में लेता हूँ, एक काम करने का मोटिवेशन मिलता है, उनको गलत प्रूफ करने का भी एक मोटिवेशन मिलता है जी। कि एक और अच्छा काम करूं जिससे उनकी आलोचना और बढ़े। जितनी उनकी आलोचना बढ़ती है मुझे और शक्ति मिलती है। जी, और मेरे 2 प्रश्न हैं, मतलब एक अलग तरीके से हैं। अपन देखते हैं क्रिटिक, जैसे बात की भाई आपने कि यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको लेके कि कमीशनखोरी है। हाँ, तो कितनी भूमिका होती है क्रिटिकों की, एक राजनेता के तौर पे आप हैं। क्रिटिक क्या महत्व रखते हैं? क्योंकि एक तरीके जब तक कोई व्यक्ति क्रिटिक नहीं करेगा, बोलेगा नहीं कि ये कमी है, ये अच्छा किया आपने, तब तक अपन अपने अंदर वो बेहतरी का प्रयास नहीं करते हैं। तो आप इसको कैसे लेते हैं क्रिटिकों को अपने एक काम में? विपक्ष का जो महत्व होता है राजनीति में। देखिए राजनीति में एक मजबूत विपक्ष का बहुत महत्व है। मैं तो डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव करता हूँ। जी, यहाँ पूरे देश में हर जगह एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष कंस्ट्रक्टिव होना जी। चाहिए, डिस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं होना चाहिए। जी, आज मैं कह रहा हूं कि अभी दिन निकला हुआ तो अभी सूर्य निकला है, तो कल आज विपक्ष कहेगा नहीं सूर्य नहीं चंद्रमा निकला है। ऐसा क्रिटिक नहीं होना चाहिए। जी, आप क्रिटिसिज्म करें, विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएं, लेकिन सकारात्मक वे में निभाएं। जी, अगर नगर के लिए कोई अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छी सोच के साथ हो रहा है, उसका समर्थन करना चाहिए। और मैं कोई 100% गारंटी नहीं हूं, गलती इंसान से होती ही है, मुझसे भी कहीं गलतियां होंगी, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। आप क्रिटिक है, विपक्ष है, तो गलतियों को सुधारने का मुझे मौका दीजिए, मुझे करेक्ट करिए, मुझे गाइड करिए। उस गाइडेंस के लिए मैं हमेशा रेडी हूं, क्योंकि जो मेरे विपक्ष के लोग हैं आखिर वो भी तो इस नगर के नागरिक ही हैं, बिल्कुल। वो मेरे नागरिक हैं, तो मैं एक तरह से उनका भी सेवक हूं। जी, जी। तो मैं उनके लिए बेहतरी कार्य करना चाहता हूं, लेकिन पॉजिटिव वे में उनको भी लेना पड़ेगा अपने कार्य को। अच्छा, सही तरीके से हर व्यक्ति अपनी भूमिका की अदा करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक तरीके से हम देखते हैं, अपन तो एक ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, एक नगर स्थिति में कि पार्टियों का ये भूमिका है ये। अगर हम उच्च लेवल में, नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में चलते हैं, तो पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी जिसमें आप हैं, तो इनका इफेक्ट अपर लेवल है, इसका जब कोई वार्ता होती है, कई बार रिलीजियस मुद्दे आ जाते हैं, कई बार कास्ट को लेकर मुद्दे आ जाते हैं, तो क्या लोकल स्तर में आपको कभी समस्या झेलनी पड़ी है चीजों को लेकर के? देखिए जो हमारे नगर की रचना है, जी, और मैं इस नगर की बात ना करूं, मैं पूरे संभाग की बात करूं, शहडोल संभाग की बात करूं, अनूपपुर जिले की बात करूं, या पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, यहाँ कभी भी धार्मिक भावनाओं की वजह से किसी के साथ गलत व्यवहार होते मैंने नहीं सुना, ना मैंने कभी देखा। और ना तो जाति का विषय हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ में मिलकर रहते हैं। सर्वधर्म समभाव की बात। सर्वधर्म सद्भाव पे मैं विश्वास रखता हूं, और ये होना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो आपको सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र पीछे छूट जाएगा। एक काफी बेहतर बात बोली आपने कि सभी को साथ में लेके चलना है, चाहे जाति की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, इनफैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन की बात है, गरीबी अमीरी को छोड़ करके सबको साथ में लेके कार्य करना। खैर, इस पे एक प्रश्न है, एक आलोचना है, एक जनता का सवाल है कि आपने जयहरी नगर में बिजनेस को लेकर, बिजनेस मॉडल डेवलप करने के लिए दुकानों का निर्माण करवाया है नगर पालिका की ओर से। वहां पे जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, जैसे कि चाय वाले हैं, या मोचे की बात करें हम, या फिर बात करें किसी भी छोटे व्यापारी की जो इतनी कंडीशन नहीं रखता कि वो दुकान का व्यय जो किराया है वो दे पाए, पगड़ी की जो राशि है जो कि अधिक है वो दे पाए, तो उनके लिए कुछ ऐसा है या कुछ होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको 2 अलग अलग भागों में दूंगा। जिनको पहले आपने बात की, हमने निर्माण कराया है दुकानों का। जी, नगर पालिका जो होती है सेल्फ सस्टेनेबल बॉडी होती है। जी, अब हमें अपने अगर निकाय की आय बढ़ानी है तो कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो कमर्शियल स्पॉट्स हैं, हम अगर वहां दुकानें बनाते हैं, वो दुकानें बिकती हैं, उससे जो आमदनी आएगी वो नगर विकास में ही लगती है। उदाहरण के तौर पे हमने बस स्टैंड में भी 5 दुकानों का निर्माण किया। आज वो उन दुकानों की नीलामी हुई है, काफी अच्छे उसमें रेट्स आए हैं, हमारे नगर के ही लोगों ने उसमें भाग लिया है। पूरी पारदर्शी तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो किया गया, टेंडर प्रोसेस के थ्रू हुआ है, ऑनलाइन बिडिंग हुई है, उसके थ्रू लोगों ने दुकानें ली। वो जो दुकानें बिकी हैं वो सिर्फ दुकानें नहीं बिकी,
वो हमारे 2-2.5 साल की पूरी सोच भी की। उस जगह पे हमने गौरव पथ का निर्माण किया। पहले वहां जो छोटी दुकानें, जो गलत व्यापार होते थे, उसे वहां से विस्थापित किया, गौरव पथ का निर्माण किया। बस स्टैंड की जो हमारी रोड थी उसका डामरीकरण कराया हमने। बस स्टैंड में पीछे हमने चौपाटी का निर्माण कराया। बस स्टैंड में हमने नमो पार्क का निर्माण कराया। उसी के सामने हमने बॉक्स क्रिकेट का निर्माण कराया। तो पूरा इंफ्रा डेवलप हुआ है। जी जब वहां इंफ्रा डेवलप हुआ है, वहां लोग आने लग गए हैं, तब जाकर उस जगह का हमने वैल्यू क्रिएशन किया है। और जब वैल्यू क्रिएशन किया उसके बाद उन दुकानों की नीलामी की मूल्य बढ़ा है। तो ये सोच भी हमारी थी कि जब हम वैल्यू क्रिएट करेंगे तो जब ज्यादा पैसा अर्जित होगा, वही पैसा नगर विकास में लगेगा। जी आज वो दुकानें कम मूल्य में बिकती तो नगर निकाय को कम पैसे मिलते, विकास कार्यों में कम पैसे खर्च हो पाते। आज मूल्य अच्छे मिले हैं तो निकाय कार्य ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। आपका जो दूसरा पॉइंट था, आपने कहा कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए हमने क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। मैंने बताया कि जो लोग वहां गौरव पथ पे पहले अपना व्यापार करते थे और जो नॉनवेज के ट्रेड से जुड़े हुए थे, उनके लिए हमने नॉनवेज चौपाटी का निर्माण किया। नॉनवेज चौपाटी में उन्हें लगाने में कोई भी शुल्क नहीं देनी पड़ती, जी पूरी तरह से निःशुल्क है। दूसरी बात, जब संगठित होकर कहीं भी कोई व्यापार किया जाता है तो कस्टमर्स वहां ज्यादा आते हैं, फुटफॉल वहां ज्यादा होता है। जी एक ही ट्रेड की 4-5 दुकानें होंगी, सभी दुकानदारों को बेनिफिट मिलता है और ग्राहक के लिए भी उचित होता है। जी उसके लिए भी इजी होता है, कन्वीनियंट होता है कि आराम से वहां गया, 4-5 दुकानें हैं, उसका जो ऑप्शन किसके यहाँ खाना किसके यहाँ नहीं खाना। दूसरा, हमारे नगर में ही हमने एक मिनी चौपाटी का भी निर्माण किया था, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए। उसका भी मेरा मकसद यही था कि जो नगर में अलग अलग जगह रोड्स में दुकानें ठेले लगाते हैं, उनको हम एक जगह व्यवस्थित रूप से ठेले लगवाएं। तो यहाँ भी 5 से 6 ठेले लगते हैं और मैं उनसे पर्सनली आके मिलता हूँ और वो धन्यवाद देते हैं कि अध्यक्ष जी, आपकी सोच से हम लोगों का व्यापार 2 गुना हो चुका है। पहले कोई बस्ती में लगाता था, कोई कहीं बाजार में लगाता था, अब सब एक जगह लगा रहे हैं। तो ग्राहक भी एक जगह पता है कि हाँ, मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे चाइनीज मिल जाएगा, चाट कॉर्नर मिल जाएगा, अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी। उनका व्यापारी बढ़ा है और ग्राहकों को भी लाभदायक। तो हमने इस तरह से नगर निकाय की आमदनी भी बढ़ाई है दुकानों को बेचकर। दूसरा, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको स्थान भी दिया है, वो भी निःशुल्क। मतलब हर मुद्दे पे जो है आप कार्य कर रहे हैं और प्रयासरत भी हैं कि एक बेहतरी हमें नगर के रूप में देखने को मिले। अच्छा, आपने बॉक्स क्रिकेट का जिक्र किया वहां पे, जी ये बॉक्स क्रिकेट के विषय को बताएंगे आप? देखिए, बॉक्स क्रिकेट ये होता है कि ये कवर्ड एनवायरनमेंट में होता है जी इसे हम टर्फ क्रिकेट भी चालू भाषा में बोलते हैं जी। ये चारों तरफ से नेट से ढका हुआ रहता है और ये कवर्ड होता है। और आपके इस मंच से मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जतई नगर परिषद पहली ऐसी नगरीय निकाय है पूरे मध्य प्रदेश में जिसने बॉक्स क्रिकेट का निर्माण किया है। इसे चालू करने का पर्पज ये था कि अध्यक्ष कार्यकाल को मेरे लगभग 2 साल पूरे हो चुके थे। एक युवा अध्यक्ष होने के नाते लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी। शुरू मैंने शिक्षा क्षेत्र में काम किया, लाइब्रेरी का सेटअप किया, कंप्यूटर संस्थान का सेटअप किया, सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में गौरव पथ का निर्माण कराया और भी अन्य जगह में ब्यूटिफिकेशन पॉइंट्स बनाए। लोग कहते थे, अध्यक्ष जी आपने पढ़ाई कर चालू कर, हमारे खेल के लिए क्या हुआ? क्योंकि खेल भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। तो आपने खेल के लिए क्या किया? खेल के लिए हमारे यहाँ एक मैदान है उत्कृष्ट स्कूल का, लेकिन अभी वहां चूंकि सब्जी मंडी लगती है क्योंकि उसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो ग्राउंड अभी खेलने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए हमने सोचा कि शहरों की तर्ज पे, एक महानगरों की तर्ज पे बॉक्स क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट का हम निर्माण करते हैं और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, मतलब जिसमें सिर्फ उसको बिजली का और जो वहां एक बंदा बैठा है केयर टेकर जो उसका है उसकी सैलरी निकल जाए, उतना ही शुल्क हम लेते हैं। तो मात्र 300 रुपए महीने में हम वहां पर 1 घंटे लोग खेल सकते हैं। 10 से 12 लोगों को मिलाकर मात्र 300 रुपए देने पड़ते हैं। काफी कम एक तरीके से कहा जाए। शहरों में तो 1000 के ऊपर ही होती है। शहरों में इसका 1200 रुपए भी शुल्क है घंटे का। जी। ये टर्फ की जैसे बात हो रही है तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे
कि ये शहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो खेल का बहुत अच्छा ऑप्शन है, परंतु यदि ग्रामीण दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकमात्र जो मैदान था यहाँ का वो काफी जर्जर स्थिति में है और बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो सिर्फ वहीं पर खेले जा सकते हैं। तो उनके लिए भविष्य में आप क्या करेंगे? जैसा मैंने भी चर्चा के दौरान कहा कि एकमात्र जो हमारा उत्कृष्ट का मैदान है, जी। वहां पर पहले फुटबॉल खेला जाता था, क्रिकेट खेला जाता था, मैं स्वयं वहां क्रिकेट खेला करता जी। था। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। इसके लिए जो हमारा फुटहा तालाब है, जी। तो आज से 10 साल पहले जब श्री राम अग्रवाल जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी एक प्रयास किया था वहां पर मार्केट को, मंडी को शिफ्ट करने का। किन्हीं कारणवश वो अधूरा रह गया था। हमारे कार्यकाल में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना आई, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजना थी। उसके तहत हमने उसको लिया, लगभग 1 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है। वो काम ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो गया है और कुछ सरकार के बजट के कारणों से अभी कुछ पेमेंट्स पेंडिंग है, इस वजह से ठेकेदार ने काम बंद किया है। मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों में वो काम पूरा हो जाएगा। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो एक तालाब का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, मार्केट के लोगों को सुबह शाम वॉक करने के लिए भी अच्छी प्लेस हो जाएगी, और जो साप्ताहिक हमारा मंडी लगती है सोमवार की, उसके लिए भी एक उपयुक्त जगह हो जाएगी। तो जब वो ग्राउंड जब खाली हो जाएगा, हमने ग्राउंड में प्लानिंग की है इस ग्राउंड पूरा जीर्णोद्धार करने के लिए। इसका टेंडर प्रोसेस भी हो चुका है, इसका फंड भी अवेलेबल है। एक बार जब मंडी शिफ्ट हो जाएगी तो ग्राउंड भी तुरंत रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, एक बात आपने की बजट, मतलब अगर बजट की बात करें तो जो राशि हमारे पास आ रही है विकास हेतु, बहुत आवश्यक चीज होती है। जी। अब एक सरकार की पहल है फ्रीबीज को लेकर के, कि जो योजनाएं हैं, लाडली बहन योजना हो या कई सारी ऐसी योजनाएं किसानों को लेकर के निधि है, जो राशियां प्रदान की जाती हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि इन योजनाओं के तहत बजट पर असर पड़ता है और चीजों को डेवलपमेंट को लेकर के? देखिए, कोई भी योजना टारगेट की जाती है तो वो आम जनता को दृष्टिकोण रखते हुए टारगेट की जाती है। जी। लाडली बहना योजना भी इसी दृष्टिगत की गई कि जो हमारी बहनें हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनको 1250 रुपए, 1500 रुपए और आगे बढ़ाकर सरकार 3000 रुपए करने वाली है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने किया था कि महिलाओं को एक आत्मसम्मान के रूप में एक राशि हर माह दी जाए कि वो अपने दैनिक जो खर्चे हैं उसके लिए किसी पर आश्रित न हो सके। तो 50% जो हमारी महिलाओं का समाज है, अगर हम उनका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं, इससे अच्छी सरकार की और क्या पहल हो सकती है। क्योंकि कोई भी सरकार योजना बनाएगी तो टारगेट करेगी अपनी आम जनता के लिए ही। ये सीधे डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में आ रहा है, इससे अच्छा और क्या बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अब ये वाली बात हुई अपन की, थोड़ा सा अपन धैर्य की ओर जाते हुए, शांति की ओर आते हुए, एक चीज आती है कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, एक नगर अध्यक्ष के रूप में आप कार्य करते हैं, तो आए दिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, कुछ वार्ताएं होती हैं, स्ट्रेस होता है, खुशी होती है, और मेन स्ट्रेस की अगर बात करूंगा तो आप इनसे रिलीफ कैसे पाते हैं, क्योंकि पूरी नगर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं इसे एज ए स्ट्रेस तो नहीं लूंगा, जी। नगर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन हमारा जो नगर पालिका का स्टाफ है काफी सक्षम है। मैं नया हूं लेकिन वो लोग पुराने हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। और हमारे जतई नगर में मैं मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि हमारा नगर पहले से ही व्यवस्थित है। चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे नल जल मिशन के तहत हो, पहले भी पानी, अभी शहरी योजना चल रही है नल जल मिशन की, लेकिन हमारे यहाँ जो नल से पानी आता है वो मतलब दशकों से हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। तो सड़क, पानी, सफाई, ये सब सुविधाएं पहले जतहरी में अच्छी थी। मेरा प्रयास रहा है कि जो पुरानी अच्छी व्यवस्था चल रही है उसको और सुचारू रूप से चलाऊं, प्लस उसका आधुनिकीकरण कैसे कर सकूं, मॉडर्नाइजेशन कैसे कर सकूं, इस सोच के साथ मैं अपनी कार्यकाल को आगे लेकर जा रहा हूं। ये नगर पालिका क्षेत्र की आपने बात की, मैं पूछना चाहूंगा पब्लिक के साथ आपका कैसा रिलेशन है? यदि कोई पब्लिक को कोई किसी प्रकार की समस्या है तो वो आपसे किस प्रकार से संवाद कर सकती है? देखिए, पब्लिक से मिलने के लिए मैं अपने निकाय के ऑफिस में उपलब्ध रहता हूँ जी। वहां भी आम जनता आती है, मिलती है। आमतौर पे कहीं भी काम चल रहा है, गौरव पथ हो गया, बॉक्स क्रिकेट हो गया, बाजार में घूमते फिरते कहीं भी लोग मिल जाते हैं, किसी कोई समस्या बता देते हैं। बहुत बड़ी जगह हमारी है नहीं जी। सेकेंडली,
सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। जी। मुझे आप जैसे युवा कुछ भी दिक्कत होती है तो रात 9 बजे 10 बजे मैसेज कर देते हैं कि भैया ये दिक्कत है, थोड़ा दिखवा लीजिएगा, यहाँ सफाई नहीं हुई, या अन्य कोई पर्सनल दिक्कत भी वो भी बता देते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम है और मैं निकाय में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। ये बात आ रही है कि आपने शहर को ये सब चीजें दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जनता से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि वो एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो उनके जो कर्तव्य हैं उसको निभाएं, नियमों का पालन करें, नियमित रूप से कर जमा करें, कहीं अतिक्रमण न करें कि नगर पालिका को दिक्कत हो आगे चल के अतिक्रमण हटवाने में, कुछ अपने अच्छे पॉजिटिव सुझाव दें, कहीं कोई समस्या है उसके बारे में मुझसे चर्चा करें, बताएं। यही मेरी अपेक्षा है जनता से। हाँ, खैर ये अपेक्षा होनी भी चाहिए और जनता का एक ड्यूटी बनती है तरीके से बिल्कुल कि बिल्कुल सरकार का सहयोग करे, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल अपने हिसाब से कार्य कर रही है, परंतु बिल्कुल बिना मैं जनता मानता हूं कि जनता को ये खुद की प्रॉपर्टी समझनी चाहिए। जो भी जी। नगर पालिका डेवलप कर रही है या राज्य सरकार केंद्र सरकार डेवलप कर रही है उसे खुद की संपत्ति समझनी चाहिए जी जी और खुद की संपत्ति समझ के ही उसका उपभोग करना चाहिए। जी जी जी। ये उनके लिए ही बनाया हुआ है, तभी लंबे समय तक चलेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। रोजगार के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सीधे सीधे रोजगार देना तो मेरे हाथों में नहीं है जी। रोजगार के लिए मैंने इस लाइब्रेरी का स्थापना की थी। बच्चे यहाँ एग्जाम्स दें, मुझे खुशी है कि लगभग 12 बच्चे हमारी इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर कोई पुलिस की फील्ड में एसआई बनने में उनका सिलेक्शन हो गया है, कुछ का रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, कुछ का असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है, अभी एक बच्चे का आईआईटी खड़गपुर में एमटेक क्लियर हुआ। तो रोजगार में मैं डायरेक्ट तो रोजगार नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली उन बच्चों को इस चीज से हेल्प मिल रही है। तो एक तरीके से सारे मुद्दों को हमने यहाँ पे कवर किया कि नगरीय विकास हो, व्यक्तिगत तौर पे बात की हमने कुछ, और सारे मुद्दे हमारे यहाँ पे क्लियर हैं। और अमूमन जो हमारे दर्शक हैं अवश्य रूप से सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को तो जानकारी नहीं पहुंच पाती कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, कैसे पहुंच होती है। आज हमने सारे मुद्दों को एक तरीके से समझा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इन सारे मुद्दों में आपने हमारे साथ विचार साझा किए। तो अब मैं इस बात के साथ पूरे आज के इस एपिसोड को समाप्त करूंगा। हमारा तथ्य टॉक का ये सीरीज संवाद और विचार मंथन को लेकर के ये पूरी बात आज समाप्त होती है। इस कंटेंट को मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार नगरीय विकास होता है या हो रहा है, जिससे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। यदि आपको कोई और मुद्दा लगता है जो आप अध्यक्ष साहब से पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों के आंसर आपको अवश्य मिल सके। धन्यवाद।